गुड मॉर्निंग गर्ल्स। सेकेंड ईयर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है हमारा, जिसमें हमें पूरा इतिहास जो पढ़ना है, चाहे हम पूरे सेकेंड ईयर के इतिहास को देखें हम, तो उसमें भारत में यूरोपीय देशों के आगमन से लेकर के 1947 तक का इतिहास हमें दोनों ही पेपर में पढ़ना है। परंतु आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के अनुरूप कि अब तक हमने इन चैप्टर्स में कितने चैप्टरों को पढ़ा है और क्या बचे हुए हैं। फर्स्ट पेपर जो है हमारा, वो यूरोपीय देशों के आगमन से लेकर के 1857 की क्रांति। अब यूरोपीय देशों का आगमन जो हुआ भारत में, यूरोप महाद्वीप से भारत आने वाले देश क्यों भारत आए? उपनिवेशवादी विचारधाराएं, वाणिज्यवादी विचारधाराएं, आर्थिक आवश्यकताएं, नए समुद्री मार्गों की खोज, और उसके बाद उनका व्यापारिक लाभ या हितों को प्राप्त करने के लिए यूरोप महाद्वीप की पूर्व की ओर स्थित एशिया महाद्वीप के धनवान देश, 16वीं शताब्दी के समय की बात है, के समय में भारत आगमन। तो यूरोपीय देशों का भारत आगमन हुआ। हमने उसको पढ़ा था कि हमने उसमें पृष्ठभूमि भी पढ़ी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, यूरोपीय देशों की क्या आर्थिक स्थितियां थी, क्या उनकी तत्कालीन मजबूरियां थी, और उन्होंने क्यों अन्य देशों को उन्होंने अपनी औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा गुलाम बनाने या अपने नियंत्रण में रखने की बात की। तो यह एक नई आर्थिक व्यवस्था थी जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसकी शुरुआत यूरोपीय देशों से हुई। तो हमने अब तक इसमें पढ़ा था कि सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय देशों में पुर्तगाली थे, उसमें भी वास्को डी गामा, जिसने नए समुद्री मार्गों की खोज की, वो भारत आया। यूरोप से भारत आने वाले नए समुद्री मार्गों की खोज के साथ उसने भारत में प्रवेश किया। प्रारंभिक जो यूरोपीय पुर्तगाली भारत आए वास्को डी गामा के बाद, उन्होंने क्या सफलता रही, क्या असफलता रही, किस प्रकार से उन्होंने नई शुरुआत की, और गोवा पर आज़ादी के बाद भी इनका नियंत्रण बना रहा। इसको हमने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ा था। पुर्तगालियों के बाद दक्षिण में प्रवेश करने वाली एक और जाति थी डच, जिनका संबंध हॉलैंड से था। बाद में हॉलैंड देश का एकीकरण इंग्लैंड में होने से वो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी। हमने डचों का भारत प्रवेश पढ़ा, डुप्ले के योगदान को हम लोगों ने पढ़ा। डच भारत आए, दक्षिणी भारत में उनका क्या कार्य रहा, किस प्रकार से उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, और उन्हें अन्य यूरोपीय देश अर्थात उस समय में उनका संघर्ष अंग्रेजों के साथ भी हुआ और पुर्तगालियों के साथ भी हुआ। इसके बाद भारत के इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले अंग्रेज या अंग्रेजों का जो आगमन भारत हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज एक व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना इंग्लैंड में की गई। हमने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेजों का आगमन 1608 में भारत में माना जाता है, परंतु उन्होंने दक्षिणी भारत से अपनी व्यापार की शुरुआत नहीं की। वे गुजरात के सूरत के बंदरगाह पर आए। 1608 से लेकर के 1757 तक, प्लासी के युद्ध तक, प्लासी के युद्ध को भी हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में पढ़ा था। प्रारंभिक 150 वर्षों में ये व्यापारी बन करके रहे, और 1757 से 1857 तक इन 100 वर्षों में उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, जो हमारे फर्स्ट पेपर का पार्ट है। अंग्रेजों का आगमन भारत में अलग तरीके से था। उन्होंने नए क्षेत्र से व्यापार की शुरुआत की, व्यापारी बने। प्रारंभिक 150 वर्ष, प्रथम चरण जिसे कहा जाता है, वो व्यापारियों के रूप में। 1757 से 1857 तक का उनका चरण साम्राज्य विस्तार और सुधार कार्यों के रूप में, और 1857 की क्रांति के बाद शासन व्यवस्था में परिवर्तन। 1818 के बाद भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी से समाप्त होकर इंग्लैंड की संसद के हाथों में चली गई, 1858 से लेकर के 1947 तक, जो हमारा द्वितीय पार्ट है। तो अंग्रेजों का आगमन ये हम लोगों ने पढ़ा। चरणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। मुगलों के साथ अनबन, मराठों के साथ अनबन, अन्य यूरोपीय देश जैसे पुर्तगालियों के साथ, डचों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ इनका संघर्ष रहा, परंतु अंतिम में अंग्रेज सफल हुए और उन्होंने 1947 की आज़ादी तक भारत को अपने नियंत्रण में रखा। प्रारंभिक समय ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और उसके बाद का समय
इंग्लैंड की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अपना नियंत्रण और उस पर अपना अधिकार। फर्स्ट जो चैप्टर है जो ये दिखाता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, यूरोपीय देशों का आपसी संघर्ष और आपसी संघर्ष के बाद अंग्रेज किस प्रकार से उन यूरोपीय देशों के आपसी संघर्ष में सफल रहे, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी क्रम में पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के बाद एक अन्य यूरोपीय देश जो भारत में सबसे अंत में आया था, फ्रांसीसी, 1664 में। अब इन देशों की अपनी क्या मजबूरियां थी, क्या आवश्यकताएं थी, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। परंतु अगर हम बात करते हैं कि 1600 से 1700 के मध्य विभिन्न यूरोपीय देश भारत आए, उससे पहले भी पुर्तगाली आ चुके थे, परंतु उस समय में भारत की स्थिति क्या थी। जो दूसरा चैप्टर है हमारा 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की स्थिति, यहाँ पे 18वीं शताब्दी का तात्पर्य 1700 से 1800 के मध्य भारत की क्या स्थिति थी। और मुख्य रूप से यहाँ हम बात करेंगे राजनीतिक और व्यापारिक स्थितियों की। सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि अंग्रेज भारत आए, यूरोपीय देश भारत आए, अपने साथ ईसाई धर्म को लेकर के आए थे और उसकी शुरुआत दक्षिणी भारत में हुई। तो उत्तर भारत तक अंग्रेजों का जो साम्राज्य विस्तार था उसको पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय लगा। और उसके बाद जो परिवर्तन हुए उन्होंने उत्तर भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को प्रभावित किया। अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं कि 1700 से लेकर के 1800 के मध्य क्या राजनीतिक स्थितियां रही, हमने काफ़ी लेक्चर्स में पढ़ा था कि उत्तर भारत में पंजाब सिखों के नेतृत्व में संगठित हो रहा था, राजपूताना कमज़ोर हो रहा था, राजस्थान के राजपूत शासक, मध्य भारत की जो रियासतें थी इंदौर और ग्वालियर वे कमज़ोर हो चुके थे, मुगल काल समाप्त हो चुका था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों की शक्ति का समाप्त होना और क्षेत्रीय सूबों का स्वतंत्र होना, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मैसूर, पंजाब, अवध, मध्य भारत के अनेक क्षेत्र स्वतंत्र हुए जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इनकी स्वतंत्रता होने से भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हुई और राजनीतिक एकता के समाप्त होने से भारत में यूरोपीय देश आए, उन्होंने इन राजनीतिक कमजोरियों का फ़ायदा उठाना प्रारंभ किया क्योंकि सभी यूरोपीय देशों का मूल उद्देश्य आर्थिक था। परंतु बाद में जब वे भारत आए और उन्हें यह लगा कि हम अब भारत की राजनीति में प्रवेश करें, और भारत की राजनीति में प्रवेश करने का जो सीधा तरीका था वो था कि आपसी संघर्ष में शक्तिशाली राजाओं या राज्यों को सहयोग दिया जाए और अपने व्यापारिक और राजनीतिक हितों को पूरा किया जाए। तो ये जो कार्य किया गया ये शक्तिशाली यूरोपीय देशों के द्वारा किया गया और उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो यूरोपीय देश था वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय राज्यों का शोषण किया, जिसमें बंगाल हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल में उनका किस तरीके से नियंत्रण हुआ, पहले व्यापारियों के रूप में फिर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से। तीसरा जो लेक्चर है हमारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का तात्पर्य होता है कि प्रथम चरण 1600 से लेकर 1757 तक, द्वितीय चरण 1757 से 1857 तक और तृतीय चरण 1858 से 1947 तक कि किस तरीके से व्यापारियों के रूप में आए, व्यापारी बस्तियां बनाए, फिर व्यापारिक कोठियों की स्थापना की और धीरे धीरे उन्होंने 1757 से लेकर 1857 के मध्य इन 100 वर्षों में अनेक भारतीय राज्यों पर अपना राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया। फिर फ्रांसीसियों के साथ इनका संघर्ष। परंतु यहाँ जो तीसरा जो लेसन है उस जो पहली यूनिट में आते हैं तीनों लेसन, उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो साम्राज्य विस्तार की विचारधारा। यहाँ विचारधाराओं का तात्पर्य चार विचारधाराओं से मुख्य, जैसे वाणिज्यवाद, प्राच्यवाद, उपयोगितावाद और ईसाईवाद। इन विचारधाराओं के बारे में हम लोगों ने काफ़ी समय तक लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि वाणिज्यवादी विचारधारा मुख्य आर्थिक विचारधारा थी जिसका मुख्य उद्देश्य था स्वयं के देश को व्यापार और वाणिज्य के द्वारा धनवान बनाना, क्योंकि धनवान होना किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता के लिए मूल आवश्यकता थी और इसके लिए आवश्यक था सैनिक शक्ति, समुद्री व्यापार,
जल मार्गों का पता करना, नए समुद्री मार्गों की खोज और ऐसे व्यापारिक जगहों का पता लगाया जाए जिन चीज़ों को यूरोपीय देशों में बेचकर ज़्यादा धनवान बनाया जा सके। वाणिज्यवाद को हमने काफ़ी तरीके से देखा था, परंतु सर्वाधिक सफलता जो प्राप्त हुई वह इंग्लैंड को हुई। इंग्लैंड ने पूरे विश्व के हर महाद्वीप में अपने वाणिज्यवादी केंद्रों या औपनिवेशिक केंद्रों की स्थापना की। यहाँ दूसरा जो शब्द था प्राच्यवाद, प्राच्यवाद का तात्पर्य होता है, ये यूरोपीय दृष्टिकोण से था कि अंग्रेज जब भारत आए तो वे किस प्रकार की विचारधाराएं अपने साथ लेकर के आए थे। तो प्राच्यवाद का सीधा तात्पर्य था प्राचीन सभ्यता व संस्कृति जो है, चाहे यूरोपीय देशों की रही हो या भारतीय देशों की रही थी। तो भारतीयों की स्थिति तो वैसे ही कमजोर हो चुकी थी राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो ये उस स्थिति में नहीं थे कि अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति या प्राचीन गौरव को सम्मान दिला सके। तो यहाँ प्राच्यवाद का तात्पर्य यूरोपीय देशों से है, चाहे ईसाईवादी सभ्यता, प्राचीन ईसाई सभ्यता जिसे हम कैथोलिकवाद कहते हैं, बाद में धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो प्रोटेस्टेंटवादी बना, और प्रोटेस्टेंटवाद के साथ ही यूरोपीय देशों को धर्म के नियंत्रण से स्वतंत्र करना, और धर्म के नियंत्रण से स्वतंत्र करने के साथ ही उन्हें धन की आवश्यकता, और धन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वाणिज्यवाद और व्यापारवादी विचारधाराओं को स्थापित किया। अंग्रेजों की जो भारत में जिन विचारधाराओं के आधार पर उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, उसमें आगमन में वाणिज्यवाद है, विचारधाराओं को प्रभावित करने में प्राच्यवाद है, तीसरा जो इनका सबसे बड़ा था वो था उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का सीधा तात्पर्य था कि राजनीतिक सामाजिक स्थितियों का उपयोग किया जाए अपने देश को आर्थिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाने के लिए, और यही वो उपयोगितावादी विचारधारा थी जिसने यूरोपीय देशों को भारत आने के लिए प्रेरित किया। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण था जिस विचारधारा ने अंग्रेजों के आगमन से लेकर आज तक भारत में प्रभावित किया, और वो था ईसाईवादी विचारधाराओं का, जिसे कहा जाता है इवेंजेलिज्म, कि हर राष्ट्र, हर शासक, हर शक्तिशाली देश अपने साथ एक धर्म को लेकर चला। चाहे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा मुगल काल, सल्तनत काल, इस्लाम धर्म का भारत प्रवेश, और यहाँ हम बात करते हैं अंग्रेजों के साथ ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश। तो ईसाईवादी विचारधारा जो थी, उन विचारधाराओं ने किस तरीके से भारतीय क्षेत्रों को प्रभावित करना प्रारंभ किया, ये उनके कार्यों से हुआ जब ये भारत आए। जैसे हम लोगों पहले ही बताया जा चुका था कि भारत में साम्राज्य विस्तार की विचारधाराओं में जैसे जिस ढंग से अंग्रेजों ने भारत में तटवर्ती प्रदेशों पर अपना अधिकार प्रभाव स्थापित किया और विनम्र व्यापारी की तरह व्यापार करते हुए लंबे समय तक इंतजार किया, जब भारत की राजनीतिक सत्ता कमजोर होने लगी तब भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करके देश को अपने अधिकार में कर लिया। यह भारतीय इतिहास में मानव इतिहास की एक अद्भुत घटना है, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें यूरोप की उस विचारधारा या प्रचलित रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ेगा जो हमें यह दर्शाते हैं कि किस तरीके से कम समय में यूरोप के शक्तिशाली राज्यों के एकीकरण के बाद उन्होंने मध्ययुगीन यूरोपीय जीवन का जबरदस्त प्रभाव जो देखा गया, और इस विचारधारा के बाद उन्होंने धीरे धीरे भारत में अपना नियंत्रण प्रारंभ किया। वाणिज्यवादी विचारधारा ये आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित थी, जिसने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित किया। प्राच्यवाद भारत में अंग्रेजों के आने से के समय भारत में व्याप्त परिस्थितियों का समग्र विश्लेषण संभव नहीं हो सकता, जिसमें उस समय प्रचलित विचारधाराओं का उल्लेख न हो। इन प्रश्नों को भिन्न भिन्न तरीके करके बताना सही है कि कुछ देशों में व्यापक प्रभाव वाले राजनीतिक उलटफेर ऐसे अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा हुए, परंतु अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें तो इटली के बाद फ्रांस के बाद स्पेन में जो परिवर्तन देखे गए, धार्मिक परिवर्तन, उन घटनाओं ने भारतीय इतिहास को भी लंबे समय तक प्रभावित किया और भारत में प्राच्य साहित्य
न केवल गरिमामय था बल्कि विचारों और आदर्शों की संपन्नता का भी परिपूर्ण था। भारत के साहित्यिक इतिहास को जिन दो भागों में बांटा जा सकता है उसमें प्रत्येक में हम विषय विषयक दृष्टिकोणों, मानवीय समस्याओं के विवेचन, विषय वस्तु तथा विषय प्रतिपादन की दृष्टि से समानता की से दृष्टिगत होती है। जैसे अब यूरोपीय देश जो थे उन्होंने प्रचार जो किया वो ये था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति है, भारतीय जो कल्चर है वो पाश्चात्य है, अंधकार युग में है, उसकी आलोचनाएं की जाएं और भारतीयों पर यूरोपीय सभ्यता संस्कृति या यूरोपीय राष्ट्रों की जो गरिमामय सभ्यता संस्कृति थी उसको डाला जाए, उनको थोपा जाए ताकि वे उसका प्रचार करें। इसी क्रम में उपयोगितावाद संबंधी विचार पाश्चात्य विद्वानों की देन है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने तत्कालीन समाज के परिवेश और चिंतन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत दिए। कृषि और भूस्वामियों की अपेक्षा अब व्यापार और उद्योगपतियों को अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिससे आर्थिक और सामाजिक जगत में बदलते हुए मूल्यों की दृष्टिभूमि में नए विचारों का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय इंग्लैंड के मध्यम वर्ग को एक ऐसे नए सामाजिक दर्शन की आवश्यकता थी जो अनुभव सिद्ध व आशावादी हो। इसी समय बेंथम, जो एक प्रमुख उपयोगितावादी विचारक थे इंग्लैंड के, बेंथम ने उपयोगितावादी दर्शन अथवा विचारधारा की स्थापना की, जिसे दार्शनिक उग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। उपयोगितावादी विचार तत्कालीन परिवेश में अधिक मानवीय और परिस्थितियों के अनुकूल प्रतीत हुए। अनेक पाश्चात्य विचारकों ने बेंथम की विचारधारा की अवधारणा की विस्तार से मीमांसा करके इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में बेंथम का जीवन एकांकी और नीरस था, लेकिन एक मनुष्य के रूप में वह सौम्य और अधिक जागरूक थे। अब संपूर्ण जीवन कानून के सुधार में लगाया। बेंथम मानव जाति के कल्याण के प्रति समर्पित था, इसलिए उपयोगितावाद पर आधारित उनके विचार और उदार मानवतावादी थे। आदर्शवादी कहा जा सकता था, जिसका ध्येय था अनेक प्रचलित अवधारणाओं के विपरीत बेंथम ने उपयोगितावाद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक मनुष्यों को सुख लाभ प्राप्त करना था। अब उपयोगितावाद जब इंग्लैंड से, या यूं कहा जा सकता है यूरोप से भारत आया, यूरोप से जब भारत आया उस समय में उसके दो सिद्धांत स्थापित हुए। समागम का सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिक था, जिसका जो उपयोगितावाद का मूल उद्देश्य था कि सामाजिक और राजनीतिक दर्शन को आधार बना करके किसी भी तरीके से राष्ट्र अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। और यह कार्य जब भारत में हुआ तो उस समय में जो मुख्य आवश्यकता थी वो ये दर्शाई गई कि किसी भी तरीके से यूरोपीय जो हैं वे भारतीय सभ्यता संस्कृति को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और उनका मूल कार्य क्या था। अब इसी चरण में अगर हम बात करते हैं कि प्रथम यूनिट में कि विचारधाराओं ने क्या भारतीय इतिहास को प्रभावित किया या अंग्रेजों को उसमें सफलता प्राप्त हुई, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आगमन और सफलता, चाहे कोई भी यूरोपीय देश रहा हो, अगर उनका आगमन भारत में हुआ है और अगर वे सफल हुए हैं, इसका तात्पर्य था कि उन्होंने यहाँ पर स्थापित अपनी विचारधाराओं को शक्तिशाली बनाया और उसके द्वारा उन्होंने जो कार्य किए जिसकी वजह से उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अब प्रथम यूनिट का जो अंतिम जो है कि सैद्धांतिक विचारधाराओं में ईसाईवाद क्या था, क्योंकि इस विचारधारा ने आज तक भारतीय इतिहास को प्रभावित किया और भारत में एक नया धर्म आया। जैसे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, इंग्लैंड में ईसाईवादी धर्म परिवर्तन हुए, उसके बाद राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने से पूर्व, अर्थात भारत में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने से पूर्व इंग्लैंड ने अपने ईसाई बुद्धिजीवियों को, विचारकों को भारत भेजना प्रारंभ किया और उन्होंने भारत में भी
अंग्रेजों का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो उसके कई वर्ष पूर्व बहुत सी ईसाई मिशनरियां, विद्वान और संस्थाएं भारत आ चुकी थी और भारत में उन्होंने अपने कार्यों को प्रारंभ किया। भारत में ईसाई मिशनरियों का मुख्य कार्य था धर्म परिवर्तन किया जाए, जो वास्को डी गामा के भारत आगमन से प्रारंभ हो चुका था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने इस कार्य में अत्यधिक दिलचस्पी दिखाई और बहुत सोचने समझने के बाद 1814 में, अर्थात अंग्रेजों के द्वितीय चरण में, 1857 से पहले 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह निश्चय किया कि प्रत्यक्ष तरीके से सहानुभूति और सहायता के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, परंतु इसमें ईसाईयत या ईसाईवादी विचारधारा को फायदा हो, परंतु सामने वाले धर्म या सिद्धांत को इसका नुकसान न हो। इस आधार पर सहायता और सहानुभूति के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी शुरुआत कलकत्ता से की और उनका उद्देश्य था कि किसी भी धर्म का विरोध न किया जाए, विवाद या वैमनस्य उपस्थित न हो और केवल ईसाईयत का प्रचार प्रसार किया जाए। ये अंग्रेजों के भारत आने के लगभग के साथ प्रारंभ हो चुका था, परंतु वो अप्रत्यक्ष रूप से था। प्रत्यक्ष रूप से जो उन्होंने जो प्रयास किए वह प्रयास 1814 में प्रारंभ किए गए थे और सहयोग और सहानुभूति के आधार पर किए गए। बाद में 1814 के बाद में जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति में भी हमने देखा था कि भारतीय जन समुदाय अंग्रेजों से जो नाराज था उसका मूल कारण क्या था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों पर विधिवत तरीके से प्रत्यक्ष रूप से उनको ईसाईवाद या यूरोपीय धर्म की ओर बदलना उन्होंने प्रारंभ किया। तो 1857 की जो कारणों का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा कि धार्मिक प्रभाव क्या रहे। उन धार्मिक प्रभावों ने इन घटनाक्रमों को प्रभावित किया, परंतु जब शासन व्यवस्था बदली, 1857 की क्रांति के बाद जब शासन व्यवस्था बदली, शासन व्यवस्था इंग्लैंड की संसद के हाथों में जब गई, तब उन्होंने विधिवत कानून बनाकर भारत में ईसाईवादी सभ्यता, संस्कृति या ईसाईवाद का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। तो जब 1830 में अलेक्जेंडर डफ जब भारत आए तो उन्होंने ईसाईयत को प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रयास किया। उसके बाद अलग अलग समय में 1851, 1857, 1853, 1858 तक भारत में अलग अलग समय में ईसाईवादी विचारधाराओं या ईसाईवाद, जो अंग्रेजों की जो मुख्य विचारधारा थी, उस विचारधारा को आधार बनाकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए वाणिज्यवाद, प्राच्यवाद, उपयोगितावाद और ईसाईवादी विचारधाराओं को प्रारंभ किया। ओके, थैंक यू।